नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बेहद अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं मनरेगा पर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। यानी इस स्कीम के तहत जब 100 दिन का काम दिया जाता है ग्रामीण इलाकों में जिनके पास रोजगार के और कोई विकल्प नहीं होते, कितनी इसमें अवसर है इस योजना के तहत, खासतौर पर इस माहौल में जब इस समय वर्कर क्लास में एक डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, एक बेरोजगारी की स्थिति कोविड-19 के बाद हम देखते हैं हो सकती है बड़ी संख्या में। तो क्या वास्तव में मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार मिले हैं? औसतन अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो 2019-20 में महज 46 दिन पूरे देश में औसतन रोजगार के दिन रहे हैं पूरे देश में मनरेगा स्कीम के तहत। जबकि पिछले साल ये जो औसत दिन थे काम के मनरेगा स्कीम के तहत पूरे देश में वो सिर्फ 50 थे, और इसी तरह ये 50 से कम ही रहे हैं पिछले 5 सालों के आंकड़े हम अगर देखें तो क्या इस स्कीम को हमें और इसके जो पहलू हैं उस पर काम करना चाहिए? क्या इसकी डेफिनेशन को फिर से रिडिफाइन करने की जरूरत है? किस तरह हमारे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके जो वर्कर क्लास है, जो अनस्किल्ड लेबर है, उनको मिल सकते हैं? इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद के। आप फाउंडर रहे हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के, और साथ ही ज्ञान और सृष्टि के भी आप फाउंडर रहे। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद 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 पूर्णिमा। और ये मुद्दा जो आपने उठाया है बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही सामयिक है, क्योंकि करोड़ों लोग अभी वापस जाएंगे, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जाएंगे। और इस बार क्योंकि रोज़गार के अवसर बहुत कम है, खरीद बाजार बहुत ठंडा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर आ गई है कि इन लोगों को जो ख़ास तौर से पिछले 1.5 महीने से शेल्टर्स में रहे हैं, काम नहीं था, रोजी नहीं थी, जो पैसा भेजते थे गाँव वो पैसा नहीं भेज पाए, तो बहुत तकलीफ में रहे हैं ये वर्कर। और ये जाएंगे और फिर वहाँ के स्थानीय जो मजदूर हैं वो तो हैं ही। तो हमें इसके बारे में जब चर्चा करनी है तो सबसे पहले हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा कि रोज़गार जो काम होता है वो काम क्या होता है? काम खाली पत्थर तोड़ना, मिट्टी खोदना होता है, या काम दिमाग का इस्तेमाल करना भी होता है? जी। तो पहला मेरा जो अनुरोध है वो ये कि सरकार इस पर विचार करे कि हम पिछले 100 साल, 125 साल अंग्रेजों ने जब शुरू किया था, डेक्कन फैमीन जब हुआ था, भुखमरी मरी थी, तब उन्होंने लोगों को जिंदा रखने के लिए रोजगार के कुछ अवसर शुरू किए थे। फूड के काम के बदले अनाज की बात शुरू हुई थी। 1898-99 की बात है ये। पूना में लोगों के मनी लैंडर जो साहूकार थे उनके जो रजिस्टर वगैरह जला दिए गए थे। तो उस समय से जब चेतना बैठी और 1900 के समय में ये काम शुरू हुआ, तो अब उस काम को हमें नई दिशा देनी चाहिए। पिछले 70 साल में भी हम आगे नहीं बढ़ पाए, अब एक समय आ गया है जब एक नई शुरुआत करनी है। और वो शुरुआत होगी कि लोगों के कौशल और लोगों के ज्ञान की संपदा जो है, आदमी गरीब होता है, महिलाएं गरीब होती हैं पैसे से, दिमाग से थोड़ी गरीब होते हैं। जी बिल्कुल। हनीबी नेटवर्क पिछले 30 साल से ये साबित करने में लगा हुआ है कि भाई गरीब जो है वो पैसे से गरीब जरूर है, दिमाग से गरीब नहीं है। तभी तो इतनी सारी इनोवेशन वो कर पाते हैं, इतने सारे नए नए समाधान ढूंढ पाते हैं, जिनसे हमने हजार से ऊपर तो पेटेंट कर दिया उनके लिए NIF ने, और ज्ञान संस्था ने उनको जोड़ दिया निवेश और उद्यम से। तो कैसे हुआ ये सब काम? ये जब भी हुआ संभव जब उनके पास सामाजिक, जो उनके पास ज्ञान की संपदा थी। तो हम पहली बात कर रहे हैं इस बात की कि हम काम की परिभाषा को बदलें। दूसरी बात कि एक नया अवसर है, नए तरह के मजदूर जिनके पास बहुत अनुभव है वो गांव में वापस आ रहे हैं, उनके कौशल का अनुभव का फ़ायदा लिया जाए। तो मैंने 5 मुद्दे लिए हैं जिसके अंदर मैं अपनी बात को कहूँगा। पहली बात है कि क्या जो कला और संस्कृति है वो रोज़गार का माध्यम नहीं बन सकती? ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि 10 लाख स्कूल हैं हमारे यहाँ जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं गांव के अंदर, मधुबनी पेंटिंग वाली भी हैं, बाकी लोग भी हैं, पिथौरा पेंटिंग के हैं अपने पंचमहल में। जहाँ जहाँ पर गरीबी है, प्रकृति संपन्न है, वहाँ कोई ना कोई कला तो पनपी है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, कहीं भी हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो। तो क्यों ना हम स्थानीय कलाकारों को कहें कि हर स्कूल की 1-2 दीवार पर आप अपने चित्र बना दीजिए सुंदर सुंदर, और वहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। कोई देखेगा, किसी को अच्छा लगेगा तो भाई आपकी फ़ोटो ले लेगा,
आपके चित्र की, बोलेगा मेरे को अपने घर में ही बनवाना है, मेरे को अपनी फैक्ट्री में बनवाना है, मेरे को अपने ऑफिस में बनवाना है। तो मतलब एक नया एंटरप्राइज पैदा होगा, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप निकलेगी। हमारा दूरगामी उद्देश्य होना चाहिए कि क्या हम इस साल कुछ ऐसा करें और ऐसी शुरुआत करें कि हमको 5 साल बाद नरेगा की जरूरत ही ना पड़े, इतने रोजगार के अवसर पैदा हो जाएं कि नरेगा की योजना की जरूरत ही ना पड़े। तो पहला काम है कि हम जो लोग कला संपन्न हैं, कौशल है जिनके पास, उनकी कला का इस्तेमाल करें। दूसरा, उसी में एक पहलू आता है, जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ज़्यादा, सरकार की योजना है कि नरेगा में अब की बार उनको ना काम कराया जाए, क्योंकि उन पर कोविड होने के, कोरोना वायरस जो है उसका अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो भाई वो कहानी सुना सकते हैं, वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होंगे, हम उनकी कहानियाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके राष्ट्रीय पटल पर उसको अपलोड कर देंगे। बच्चे जब उसको सुनेंगे, बच्चे अच्छे लगेंगे तो बोलेंगे हमें इस दादी की कहानी और सुननी है, तो फिर उसकी और दादी की कहानी सुनी जाएगी, उसके लिए पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। तो मतलब हम दादियों को, दादाओं को भी और नानियों को भी अपना एंटरप्रेन्योर बना देंगे। उनके पास परंपरा है, उनके पास कथाएं हैं, उनके पास कहानी है, उनके पास किस्से हैं, उनके पास लोकगीत हैं, और खास तौर से ऐसे लोकगीत जो हमें प्रकृति को संपन्न करने के बारे में बताएं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर रंधावा बड़े अच्छे वैज्ञानिक भी थे, ICS ऑफिसर थे और वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने एक कादम्बरी में एक लेख लिखा था, सन 68-69 की बात है। तो उसमें एक बहन बैठी है पेड़ के नीचे, और एक नदी, एक झील है उसके पास, और हर 4 लाइन के बाद वो कहती है कि मैं ऐसा करूंगी तो तू मुझे बताएगी मेरा पिया कब आएगा। उसका पति लड़ाई पे गया हुआ है बॉर्डर पे लड़ने के लिए। तो एक लाइन कहती है कि मैं तेरी काई हटा दूं, झील से कहती है वो कि मैं तेरी काई हटा दूं तो मुझे बताएगी मेरा पिया कब आएगा। अब देखिए, पर्यावरण की जो बात है उसको सीधा नहीं कहकर एक गीत में पिरो दिया गया, उससे काई हटाएंगे तो झील जिंदा रहेगी। ऐसे बहुत सारे पर्यावरण की बात की कि पर्यावरण को भी हम संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण को भी हम संजो सकते हैं स्कीम का इस्तेमाल करते हुए, जितनी इसकी पोटेंशियल है। अब जो हम आंकड़े देख रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ 50 दिन का औसतन काम हुआ है मनरेगा के तहत, तो इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा थी इसको, और बेरोजगारी हम देखते हैं कितनी बढ़ी हुई है। तो जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ हमारे 8% मजदूर वर्ग काम कर रहे हैं, तो 90% से ज्यादा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उनका हम क्यों नहीं बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं उनके मैन पावर का पर्यावरण को संरक्षण करने में, पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण को संजोने में। बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके कई तरीके हमारे पास करने के लिए। हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता है गांव के अंदर, अब जैविक विविधता का आकलन करना है, उसका मैपिंग करना है, उसका नक्शा बनाना है। नक्शा बना लिया, अब पूछेंगे दादा ये पौधा जो है खेत में खरपतवार होता है, ये किस काम आता है? तो बच्चों को तो मालूम नहीं है। बच्चे जाएंगे दादा से पूछ के आएंगे, बच्चों को बोलेंगे ओपन बुक एग्जाम है भाई, तो बच्चों को मिठाई खिला देंगे, लड्डू खिला देंगे, दादा से दादा को उसका पेमेंट मिल जाएगा उस काम के, उस ज्ञान को देने का, उनकी रोजगारी वही हो गई। वो घर बैठे बैठे पौधों के अलग अलग गुण बताएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारा काम हो सकता है जिसको हम कर सकते हैं, और ये काम करने के लिए ज़रूरी ये होगा कि हम ये एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से करें। अब अगर हम प्राकृतिक साधन लें तो 4-5 काम हम कर सकते हैं। एक तो जैविक विविधता का हम आकलन कर लें, और लोगों का ज्ञान जो है पौधों के इलाज के बारे में, जमीन के स्वास्थ्य के बारे में, पानी के साफ रखने के बारे में, पानी को बचाने के बारे में। अब आप देखिए, अब आप सोचिए, इस बार इस मेट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ये है कि पहले 15 दिन जुलाई के बारिश औसत से कम होगी। जब बारिश कम होगी और पानी वैसे ही कम है देश के अंदर, तो हमें हर बूंद को बचाना है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि जो गरीब हैं उनके घर के पास भी अंडरग्राउंड जमीन के नीचे एक टैंक बनाएं, जो स्कूल है उसमें भी टैंक बनाएं, जो आसपास छोटी उद्योग की इकाइयां हैं, स्मॉल एंटरप्राइज हैं, वहां भी टैंक बनाएं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां भी अंडरग्राउंड टैंक बनाएं, जो बाकी दफ्तर हैं वहां भी हम अंडरग्राउंड टैंक बनाएं। यानी कि टांके जो हैं वो बनाए जाएं। जो कौशल वाले लोग हैं वो उसके लिए नरेगा के अंदर काम करेंगे, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की एक व्यवस्था बना लेंगे, तो कोई भी बूंद पानी की बाहर नहीं जाएगी। अगर हमने ये काम कर लिया 2020 में, आने वाली पीढ़ियां दुआएं देंगी, क्योंकि इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा जमीन के नीचे कि एक सबसे बड़ी गलती जो हमसे हो गई थी स्वच्छता मिशन में, कि हमने टॉयलेट तो बना दिए थे, लेकिन उस टॉयलेट को साफ करने के लिए 15 लीटर पानी चाहिए था। हमारे पास तो औसत 40 लीटर पानी था गाँव बहुत से इलाकों में, तो वो गंदे हो गए, अटक गए। अब हम क्या करेंगे
पानी के इंतजाम कर देंगे तो वो सब साफ रहेंगे। तो स्वच्छता मिशन को भी एक नई जान मिल जाएगी इस कार्यक्रम से। पीने का तो पानी इंतजाम होगा ही होगा, तो रोजगार भी मिल जाएगा। तो हम पानी की व्यवस्था करेंगे, जो तालाब है उनको गहरा करते हैं वो तो हर साल होता ही है, जो इरिगेशन चैनल्स हैं उनको गहरा करेंगे। आपको एक बात बताता हूं कि जो हमारी नालियां हैं उनको गहरा करने का भी कार्यक्रम हमें बनाना चाहिए। कन्हैयालाल मुंशी हमारे कृषि और खाद्य मंत्री थे 1951-52 में, उन्होंने एक लेक्चर दिया था गॉस्पेल ऑफ डर्टी हैंड। भू सेना की कल्पना की थी उन्होंने। भू सेना माने कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भू सेना के रूप में, लैंड आर्मी के रूप में आयोजित किया जाए और वो जाकर ड्रेनेज चैनल को और इस सब काम को करें। क्यों नहीं इन वर्कर्स को हम लैंड आर्मी की यूनिट बना देते। लैंड आर्मी की यूनिट बनाएंगे। के मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी जी ने कहा है, गॉस्पेल ऑफ डर्टी हैंड में लिखा है, 1952 के लेक्चर में उन्होंने जो ICR के काउंसिल के हेड के तौर पर जो लेक्चर दिया था, और मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूं उस बात का कि एक अनुशासन के साथ हम लोगों को सही तरीके से आगे बढ़ाएं और उनको सिखाएं। तो ये प्राकृतिक साधन की बात हो गई। तीसरी बात है कि बहुत सारा काम हमें करना बाकी है जहां पर इनके पास कौशल है, जो लोगों के पास फैब्रिकेशन और वेल्डिंग वगैरह का भी इनके पास काफ़ी अनुभव है। कुछ लोग उद्योग में काम करके जा रहे हैं, काफ़ी मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने उद्योग में काम किया। अब वो उनका स्किल है फैब्रिकेशन का, वेल्डिंग का, तो वो सिखाएं वहां पर जाकर स्कूलों में। उनको वर्कशॉप से जोड़ दिया जाए। जो आसपास ITI और पॉलिटेक्निक की वर्कशॉप हैं बंद पड़ी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की वर्कशॉप है बंद पड़ी हैं, खोल दीजिए इनके लिए भाई, इन वर्कर्स के लिए। क्यों नहीं औद्योगिकरण करें हम एग्रीकल्चर का, गाँव का, क्यों नहीं नए नए यंत्र बनाएं, क्यों नहीं इनको हम और उसमें टाइम लगेगा लेकिन उस टाइम के लिए हम रोजी देंगे, उनको रोजगार देंगे। तो ये लोग मन लगा के काम करेंगे, नए नए आविष्कार करेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज जंगल में जो भी उपज होती है, जैसे त्रिफला में बहेड़ा पड़ता है, हरड़ पड़ती है, आंवला पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन उसका चूर्ण जंगल में नहीं बनता है, वो शहरों में आके बनता है। एक भी ग्राम जंगल का उत्पादन जो होता है उसमें मूल्य वृद्धि जंगल में नहीं होती। तो क्यों ना छोटी छोटी मशीनें इनसे बनवाएं, छोटी छोटी ग्राइंडर बनवाएंगे और वो ग्राइंडर से वहीं लोकल इन सीटू वैल्यू एडिशन, यानी कि जैसे पानी को जहां गिरता है वहां बचाना है, उसी तरह जो कृषि उत्पाद है, जंगल का उत्पाद है, वो जहां होता है वहीं पर उसमें मूल्य वृद्धि करनी है। कच्चा माल बाहर नहीं आना चाहिए जी। भारत को कच्चा माल दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वो सेल्फ सफिशिएंट बने। गांव के अंदर जब मूल्य वृद्धि होगी तो ज्यादा हिस्सा उसके होने वाले प्रॉफिट का गांव में रहेगा। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम नए नए यंत्र बनवाएंगे और बच्चों को भी सिखवाएंगे, उनको चुनौतियां देंगे कि आपकी आवश्यकता के अनुसार वो बनाएं यहाँ के लिए। और ये हो सकता है, संभव है का सफलता कुछ कम मिलेगी शुरू के साल में, लेकिन पत्थर तोड़वाने से, उसी रास्ते की बार बार मरम्मत करने से तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा इसके साथ में कि और हम क्या कर सकते हैं, तो एक काम हम कर सकते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरियल ट्रांसफॉर्मेशन, एक उद्यमीकरण, हमने देखिए स्टार्टअप आंदोलन चला, शहरों में चला, गांव में तो नहीं चला। और मजदूरों के तरह स्टार्टअप नहीं बनवाए हमने। क्यों नहीं बनवाए? उनके मन में भी सपने हैं, वो भी स्वावलंबी बनना चाहते हैं। तो गांधी जी की जो विचारधारा थी विकेंद्रीकृत विकास की, उसका एक मौका है आज। हम न केवल उनको मजदूरी दें, बल्कि अगर उनके पास अच्छे विचार हैं काम धंधे करने के, जो अपने कौशल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें निवेश करें, उनको रिस्क कैपिटल दें। हमने एक मैक्रो वेंचर इनोवेशन फंड की कल्पना की थी 2003 में, सिडबी के साथ मिलकर बनाया था। नाबार्ड को भी शामिल किया जाए, सिडबी को भी शामिल किया जाए, और हर जिले में 2 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड होता है, अब तो 5 करोड़ होता है, वो उस फंड को डेडिकेट कर दें सिर्फ उद्यमियों, वर्कर जो है, उद्यमी जो है, मजदूर जो है, उसके द्वारा लगाए गए उद्यमों में निवेश करने हेतु 5 करोड़ रुपया हर साल हमारे पास हर जिले में होगा। 5 नहीं होगा तो 2 करोड़ 3 करोड़ तो बचा होगा। उसको निवेश करने के लिए पूरे अधिकार कलेक्टर को दे दिए जाए, वो एक छोटी सी कमेटी बना ले, हर 15 दिन में सैंक्शन कर दे जो अच्छे विचार आए। देखिए आप कितनी बड़ी क्रांति आएगी। अभी क्या हो रहा है कि मूल्य वृद्धि की, जैसे मैंने बात की, हमने जलंधर में शोध यात्रा, मैं सारे देश में चला हूँ, कोई भी राज्य ऐसा नहीं जहाँ नहीं चल के देखा है मैंने। बहुत कम उत्पादन ऐसा है जिसमें मूल्य वृद्धि होती है। अब शुरू हुआ है मखाने के अंदर थोड़ा सा, लेकिन अभी भी सिंघाड़ा तो सिंघाड़ा ही रहता है। बहुत हुआ तो उसका आटा भी शहर में आके बनता है, वहां से सिंघाड़े का आटा भी नहीं आता है। तो मतलब कि बहुत सारे उत्पाद हैं जिनसे नए, अब आप गेहूं को आप भून लेते हैं ना, होली के टाइम पर जब खाते हैं उसको भूनकर,
उसका पफ हो जाता है, पफ्ड व्हीट। पफ्ड व्हीट एक मॉडर्न स्नैक है, लेकिन गांव में सब तो नहीं आया आपके पास कभी। जैसे मुरमुरे होते हैं, चने को जब चावल को भूनते हैं तो उसका मुरमुरा बन जाता है ना, मुरी बोलते हैं बंगाल में। आप खाने के उत्पादों की बात करें, बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है। अब लोग खासतौर पे ऐसे खाने की तरफ मुड़ना चाहते हैं जिससे उनको हेल्दी फूड हो। तो ये जो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं ये बेहतरीन है। ट्रेडिशनल विजडम का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं, पर्यावरण को भी संरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वनीकरण भी कर सकते हैं इनकी मदद से। हमारे यहाँ जिस तरह पोल्यूशन बताया जा रहा है बहुत बढ़ रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण में इन इस स्कीम के तहत वनीकरण का काम हो सकता है, फॉरेस्टेशन को का काम हो सकता है। साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज में एक बड़ी, जितना अभी हो रहा है तालाब बनाने का काम, या हमारी जो पुरानी वाटर स्ट्रक्चर्स है उनको दोबारा से रिवाइव करना, उनको संरक्षित करना, इन सब कामों में इनको लगाया जा सकता है। साथ ही हमारे यहाँ आप देखते हैं कि धूल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है पर्यावरण में, जो प्रदूषण फैलता है उसका। तो अब बारिश से पहले अगर आप ये घास उगवा ले, पेड़ लगवा ले, तो जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ेंगी तो आपके लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा और आपका पर्यावरण भी संरक्षित होगा, आपको ताजी हवा भी मिलेगी और आपकी जमीन में पानी भी होगा। और जरूरी ये भी है कि हम जो लोग हैं उनको उदाहरण दिखाएं। जैसे विदर्भा है, विदर्भा में हमने शोध यात्रा की, वर्धा के अंदर केवल 2 तालाब दिखे 150 किलोमीटर की यात्रा में, पैदल यात्रा में, और उनमें पानी था मई के महीने में। सौराष्ट्र में लाखों तालाब बने, लाखों चेक डैम बने सौराष्ट्र के अंदर, और ये हालत हो गई थी कि डैम, जो बड़े डैम थे उनमें पानी कई बार कम पड़ता था क्योंकि छोटे छोटे डैम उसको रोक लेते थे, लेकिन उससे पानी की दिक्कत हल हो गई। तो क्यों नहीं हम चेक डैम, फार्म पॉन्ड, निजी खेत में, किसान का खेत है, निजी खेत है, उसमें पब्लिक वर्क्स क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तो पानी जो बचेगा वो देश के लिए बचेगा ना। वो अगर वो उसकी फसल अच्छी होगी, ज्यादा फसल पैदा करेगा, तो मजदूरी भी तो पैदा करेगा, मजदूर के लिए काम भी तो पैदा करेगा। वो मजदूर के तो सारे साल काम चाहिए ना। तो जितना ज्यादा कृषि क्षेत्र में मजदूरों की भी जो दिक्कत का सामना कर रहा है देश, उसमें बार बार ये बात उठ रही है कि आप कृषि को भी जोड़ें, मनरेगा को कृषि से भी जोड़ें, ताकि जो ये मजदूरों की दिक्कत है उसको भी सुलझाया जा सके, उसके भी समाधान ढूंढे। पूरी तरह सहमत हूं कि हम, बल्कि एक सुझाव ये भी आया है, किसी ने ये भी कहा कि सर ऐसा करिए 100 रुपए आप दे दीजिए, 200 रुपए हम दे देंगे। मतलब ऐसे भी सुझाव आए। तो मतलब हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट निजी निवेश को सरकारी साधनों के साथ जोड़कर एक नई कल्पना करनी है, एक नए तरीके का शुरुआत करनी है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करेंगे, अपना राशि लगाएंगे, तो लेबर की समस्या भी हल होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और साथ ही जो लेबर का अनुभव है, देखिए भूसा है, भूसा की बेलिंग मशीन नहीं बनी है ज्यादा अच्छी, तो ये लोग बना देंगे ना। वर्कर जो गए हमारे यहाँ से, सूरत से, अहमदाबाद से, जहाँ से इन लोग ये मशीनों में काम करके गए, राजकोट से गए हैं, जूनागढ़ से गए, इनके पास बहुत अनुभव है, बंबई से गए हैं, तो इनके पास बहुत अनुभव है उद्योगों का। उद्योग को चलाते हैं ये लोग। तो ये क्या गाँव के अंदर उद्योग पैदा नहीं कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। किसानों की, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ छोटा सा, जितने भी हमारे कृषि यंत्र हैं, किसी में भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम नहीं है। यानी कि जब आप बीज बोते हैं तो आपको पता नहीं चल रहा कि सब बीज कितनी गहराई पे गिर रहे हैं, कितने अंतर पे गिर रहे हैं, उसका कोई सेंसर नहीं है। अब इनमें से जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया है, बहुत से मजदूर हैं जो इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, थोड़ा सा उनको अनुभव बता देंगे, ये लोग लग जाएंगे और लगा देंगे सेंसर सभी हलों के अंदर और सब चीज़ों में। मतलब हम एक आधुनिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन से बात कर लें, उनके उद्यमी से कहें आप हमारे वर्कर के साथ मिलकर काम करिए और मॉडर्नाइजेशन करिए फार्म मशीनरी का, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लगाइए ताकि पैदावार बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारे हर एक काम के अंदर। अभी स्मार्ट इरिगेशन की बात आ रही है, कितने किसान हैं जिनके पास स्मार्ट इरिगेशन का सिस्टम है, यानी कि पानी की जो नमी है उसके हिसाब से ही पानी जाए। अभी तो किसान क्या करता है, बिजली आई, बिजली का पैसा तो देना नहीं है, कई बार सरकारें मुफ्त में दे देती हैं, तो चलता रहता है ट्यूबवेल इसका। अब जितना ज़्यादा पानी हम देंगे खेत में, उतना ही उसके जो तत्व हैं, न्यूट्रिशनल तत्व हैं, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो चले जाएंगे नीचे, तो नुकसान होता है ज़्यादा पानी देने से, कीड़े भी ज़्यादा आते हैं। तो मतलब कि हम जितना स्मार्ट इरिगेशन लाएंगे, और स्मार्ट इरिगेशन के लिए हमें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी उसको लगाने के लिए, सेंसर्स को खेत में अलग अलग जगह लगाने के लिए, उसके लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। तो मैं अगर इन चीज़ों को बांधूँ, पहले जो हमने शुरुआत की
एक एक करके उनको बांधना शुरू करें। ट्रेडिशनल विजडम की आपने बात की, ट्रेडिशनल विजडम से समाधान निकले, आपने बात की कि किस तरह से मजदूरों के गांवों के स्वावलंबन आत्मनिर्भरता की आपने बात की कि गांव में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वहीं उसका वैल्यू एडिशन हो जाए। मैं आज गया था जहां ज्ञान संस्था और सृष्टि मिलकर हनीबी नेटवर्क के तत्वाधान में हम लोग एक अन्नपूर्णा करके कार्यक्रम चला रहे हैं। ज्ञान के बदले अनाज, ज्ञान के बदले खाना। मतलब हम खाना देंगे तो कहीं हमारे मन में अहंकार नहीं आ जाए कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। 500-700 वर्कर है वहाँ पर निर्मा इंस्टीट्यूट के पीछे, कंस्ट्रक्शन लेबर, उनको खाना खिलाते हैं। मैं उनसे मिलने गया आज। मैंने उनसे कहा, भाई आप लोग खाली बैठे होते हैं, आपके पास खाना तो बाजार में मिल जाता है, ज्ञान मिलेगा क्या बाजार में? बोले नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ज्ञान तो आपके पास है। तो एक भाई बोले, हाँ ये बबूल का पेड़ खड़ा है ना सामने, इसकी पत्ती और एक हमारे यहाँ अनाज होता है जिसका आटा लाल रंग का होता है, उसका आटा, इन दोनों को मिलाकर आप खिलाइए, जिसकी हड्डी टूट गई हो बहुत जल्दी उसकी हड्डी जुड़ जाएगी। अब आप सोचिए ज़रा, ये अनुभव तो मुझे मालूम नहीं था। और ऐसे न जाने कितने अनुभव उन लोगों ने बताए आज। एक ने बताया, मेरे जो लोग जैविक, जो लोग वेजिटेरियन है वो बुरा नहीं माने इस बात का, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ये बात जानने वाली है कि जो मुर्गियों को जब प्रोसेस करते हैं उनके मीट के लिए, तो उनके पंजे को फेंक देते हैं। लेकिन उसने बताया सर टीबी के लिए इसका बहुत बड़ा इलाज है, ये गरीबों के लिए। तो मतलब ऐसे बहुत सारी बातें बताई लोगों ने, जो व्यर्थ जा रहा है, सामान व्यर्थ हो रहा है, उसका उपयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि गरीब के पास मजबूरी भी है और एक मौका भी है जी। मजबूरी है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, मौका है कि उसको कम पैसे में ही स्वस्थ रहना है, जिंदा रहना है। वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। सबसे ज्यादा मेहनत कैसे करेगा अगर वो सफल नहीं होगा? तो उसको कम से कम पैसे में ज्यादा ताकत चाहिए ना, उसको कम से कम पैसे में अपने जख्म जल्दी भरना है। हमारे घर में सफेदी हो रही थी, एक मजदूर था, उसका हाथ कट गया, बाहर गया, थोड़ी देर बाद बाहर आया तो देखा तो उसका हाथ का खून बंद हो गया। मैंने कहा भाई क्या किया तुमने? बोला सर मकड़ी का जाला था, उसको भर दिया। अब आप जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, वो नेट पे जाए और ढूंढें कि सैलिवरी ग्लैंड से जो निकलता है तत्व मकड़ी के जाले का, वो मकड़ी का जाला ब्लड को, खून को बहुत जल्दी कोगुलेट कर देता है, रोक देता है। अब ये वैज्ञानिक तौर पर पाया गया है, लेकिन उसको क्या मालूम था? लेकिन जिस वैज्ञानिक ने ये शोध किया, हो सकता है उसने ऐसे किसी मजदूर से पूछा होगा, लेकिन मजदूर को भौतिक संपदा का अधिकार तो नहीं मिला, उसको उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। तो हम कोशिश करें कि एक ऐसी नैतिकता का विकास करें जिसको हनीबी नेटवर्क ने पिछले 30 साल से लागू करने की कोशिश की है, कि जिसका जो ज्ञान है उसको उसका फल मिले, अगर उससे कोई वाणिज्यकरण होता है तो। और अगर वाणिज्यकरण नहीं होता तो उसको वैसे ही बांट दिया जाए, दूसरे गरीबों के काम आएगा। और जो जितना उपयोगी ज्ञान है उसके लिए हम उसको इनाम दें, हम उसको पुरस्कार दें, हम उसको उसके लिए अच्छी तरह से सम्मान दें। तो पारंपरिक ज्ञान जो समाज का है उसका नक्शा बनाया जाए। 6.5 लाख गांव हैं हमारे देश में, करीबन 700 जिले हैं, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग के अनुसार वो करीबन 170 हैं। तो शुरुआत करें कि जितना पिछड़ा जिला है शायद वहाँ पर ज्ञान उतना ज़्यादा विद्यमान है, क्योंकि बाजारीकरण कम हुआ है, भौतिक साधन जो है वो कम है, तो लोगों को अपने ज्ञान से ही जिंदा रहना पड़ता है। इस ज्ञान का आकलन करना भी एक काम है, और उस काम के बदले हमें उनको पैसा देना चाहिए, उनको पेमेंट देना चाहिए, उनको मजदूरी देनी चाहिए। एक तो ये बड़ी मोटी बात है, इससे देश का जो भला होगा, आने वाली पीढ़ियां सराहेंगी इस काम को, कहेंगे हमारे। आप सोचिए कि जितना इस पीढ़ी के अंदर हमारी और आपकी पीढ़ी में ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा, आपकी पीढ़ी में जितना इरोजन हुआ है नॉलेज का, क्षरण हुआ है ज्ञान का, उतना पिछले पूरे मानवता के इतिहास में नहीं हुआ 5000 साल के अंदर। क्योंकि दादा दादी के साथ बच्चों का मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया भाई, और दादा दादी का काम था ये बातें सिखाना, बताना, सुनाना। अब तो सुनने का टाइम नहीं किसी के पास। लॉकडाउन में जरूर थोड़ा सा लोगों ने सुन लिया होगा शायद। तो एक काम ये किया जाए। दूसरी बात हुई कला की बात, कि बहुत से लोगों के पास कौशल है, कलाएं खत्म होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। जो कलाकार है उसको आप पत्थर तोड़वाएंगे, मिट्टी खुदवाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं समाज के लिए। तो परफॉर्मिंग आर्ट के लिए रिकॉर्ड कर लिया जाए, जो वैसी पेंटिंग आर्ट है उसके लिए बना लिया जाए, स्कल्पचर्स हैं उसकी वो वर्कशॉप्स कर दें, वो रिकॉर्ड कर दें कैसे अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स बनते हैं। तो इन सब काम के लिए पोर्टल बन जाए जिस पे हम अपलोड कर दें, आप डाउनलोड करेंगे तो 1 रुपया आपकी जेब से मेरे अकाउंट में चला जाए। जी, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे रोजगार सृजन हो, और खास तौर पे ये जो वर्कर क्लास है उनके लिए, या आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हैं उनके लिए, हमारे गांव में जो ट्रेडिशनल विजडम है, ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका
को किस तरह देश दुनिया तक ले जाया जाए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। और जो मजदूर वापस जा रहे हैं कौशल संपन्न मजदूर, औद्योगिक कौशल से संपन्न, इंडस्ट्रियल स्किल जिनके पास है, उनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को, औद्योगिकरण को सही दिशा में विकेंद्रीकृत रूप में छोटे छोटे उद्योगों में छोटी छोटी मशीनों से, छोटे छोटे प्रोसेसिंग मशीनों का आविष्कार करके बनाकर उससे काम को बढ़ाया जाए। ऐसा मौका नहीं आएगा फिर। देखिए जो भी नुकसान हो रहा है कोविड से वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक मौका भी पैदा हो रहा है। मौका पैदा हो रहा है कि ऐसे बहुत से मजदूर जो गए नहीं थे अपने गांव, बहुत सालों से जाते थे तो एक हफ्ते के लिए जाते थे, हो सकता है अभी वो 1 महीना 2 महीना वहां रहेंगे। धीरे धीरे उद्योग की इंजन को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इन औद्योगिक मजदूरों के साथ हम उनसे नए नए यंत्र बनवाएंगे, नए नए काम करवाएंगे, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे, अंडरग्राउंड टैंक बनवाएंगे कंस्ट्रक्शन लेबर से, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा इसके साथ में। और फिर मैंने बात करी कि जो उनके पास अच्छे विचार हैं, जो उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको रूरल स्टार्टअप का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ट्रेंड लोग हैं, जानते हैं शहर में क्या होता है, धंधा समझते हैं, देखते हैं बाजार को, उनको सिखाने की जरूरत नहीं धंधे के बारे में, क्योंकि जो और थोड़ा सा शहर में जाने के बाद उनको समझ आ गई बाजार के अंदर कंपटीशन क्या होता है, कोई चीज़ क्यों खरीदते हैं, कैसे बिकती है, तो थोड़ा अंदाजा है उनको। वो एक कंज्यूमर भी हैं और एक प्रोड्यूसर भी बनेंगे वो। तो उनके साथ हम अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख एंटरप्राइजेज लगाएं, अगर 10% भी सफल हुए तो उनसे रोजगार जो पैदा होगा ना, वो नरेगा से ज़्यादा अच्छा उपयोगी रोजगार होगा। और कल्पना हमारी ये होनी चाहिए कि 5 साल या 7 साल में नरेगा की जरूरत ना पड़े देश को। इतने रोजगार के मकसद पैदा कर दें। देखिए एक अंग्रेजी में बोलता हूँ मैं, कई बार लिखा है, एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स, यानी कि अगर हमारी योजना अच्छी है तो वो उसकी योजना की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम होना चाहिए, है कि नहीं। बड़ी बात की रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो नॉलेज शहरों से गांव गई है, तो वो गांव को आत्मनिर्भर बनाने में मदद नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइज, ज्ञानप्रद उद्यम लगेंगे, लोगों को मौका मिलेगा। और वो उद्यम ऐसे होंगे, वो रेपिटेटिव मीटू वाले नहीं होंगे। सिर्फ कोई दवाई बना रहा है, कोई नुस्खा बना रहा है, कोई पारंपरिक फूल, आप बैठेंगे, आप यहाँ से कहेंगे भाई मुझे तो वो सिंगेरी की जो सब्जी बनती है राजस्थान में वो चाहिए, तो भाई जो कोरियर एजेंसी है वो एक पैकेज लेके जाएगी राजस्थान में, बहन के पास जाएगी, बहन सब्जी बनाएगी, उसके अंदर डाल देगी, आपको बैठ के मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में मिल जाएगी वो। हमारी माताएं जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, उनको जोड़ेंगे ना बाजार के साथ में। कौन जोड़ेगा? कोरियर एजेंसी जोड़ेगी ना, पैकेजिंग एजेंसी जोड़ेगी। बात की बिल्कुल, आपने कोरियर एजेंसी की बात की। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि गुजरात की जो कला है अजरक, उसके टेक्सटाइल को मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा तो मैंने वहां से ऑर्डर भी किया। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिल्ली में जाके किसी एम्पोरियम से चीजें खरीद के लाती हूँ। तो जब मेरे को वो दिखाई दी, जब मुझे इससे कनेक्ट मिला, तो वो कुरियर कंपनी ने मेरी मदद की और वो आर्ट मेरे घर तक आया। कच्छ में है ये काम, कच्छ भुज के पास है वो जगह जहाँ इस्माइल भाई हैं और कई लोग हैं जहाँ पर ये अजरक का काम होता है। ये तो आप सोचिए तो सही कि एक संभावना पैदा हो रही है इंटरनेट इकोनॉमी के कारण, जिसका लाभ अभी ग्रामीण उद्यमियों को और छोटे छोटे उद्यमियों को नहीं मिला है, और खास तौर से महिलाओं को तो बहुत कम मिला है। महिलाएं जो बहुत अच्छे पकवान बनाना जानती हैं, अब ऐसा पैकेज बनाएं कि भाई 2 दिन के अंदर ताज़ा ताज़ा पहुंच जाए, मेथी के लड्डू पहुंच जाएं। आपको कहा भाई हमारे पिताजी के घुटनों में दर्द हो रहा है, मेथी के लड्डू बड़े अच्छे होते हैं, सर्दियों में चाहिए होंगे, तो बहन बना के भेज देगी ना वहां से। आपको क्या है, आपको क्यों परेशान होना है? तो मतलब कि महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बना दें, भाई दादाओं को हम एंटरप्रेन्योर बना दें अपनी कहानी सुनाने के लिए। महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात की, तो यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी कि कुछ समय पहले ये रेलवे में चर्चा चली थी कि रेलवे में जब हमारी रेल पूरी देश में की विड्थ और ब्रेथ तक जाती है, जब वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है, तो बहुत सारे ऐसे कलनरी स्किल्स हैं जिसका हम स्वाद चख सकते हैं। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिन्हें स्टेशन पर एक जगह दी जा सकती है, महिलाएं हैं वो आए पूरी हाइजीन मेंटेन करते हुए बेहतरीन खाना बनाए वो, और उसका हम राजस्थान का भी स्वाद चखें, हम बिहार का भी चखें, हम केरल जाएं तो हम ट्रेन में उसका भी स्वाद चखें। जिस तरह का हम खाना हमें मिलता है उसकी लगातार जिस तरह शिकायतें आती हैं, तो ये उसका बहुत वैकल्पिक और बेहतरीन माध्यम हो सकता है। नाबार्ड ने मेरे दोस्त हैं, साथी हैं जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि नाबार्ड में बड़ी अच्छी कोशिश की। उसने रेलवे में एक पूरा खंड लिया, एक सेक्शन लिया, और उस सेक्शन में खाना जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर बेचती हैं। इतना अच्छा उसका परिणाम मिला कि अगर पूरे देश में ये काम हो जाए
तो आप सोचिए सफाई भी अच्छी होगी, वो तो आदतन सफाई रखेंगी ना, उनसे उनके हाथ से गंदा काम तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उन्होंने उनका संस्कार है, उनको वो किसी भी चीज को गलत तरीके से बना ही नहीं सकती। वो राजस्थान का खाना भी मिलेगा, बिहार का खाना मिलेगा आपको जहाँ का चाहिए ये, और इससे कितना सारा रोजगार पैदा होगा, तो ये पलायन जो होता है वो भी कम हो जाएगा। और शहरों के अंदर जो बहुत ज्यादा हमारा माइग्रेशन हो रहा है, सड़कों पे आपको दिखते हैं मजदूर सोते हुए, रात को नहीं मिलेंगे फिर वो। तो हमें, ये आपने बिल्कुल सही बात की, इसका प्रयोग हुआ है लेकिन इसको लार्ज स्केल पे अभी हमने नहीं किया, करना चाहिए। मैं साथ में एक बात और भी कहूँगा कि जब भी हम नरेगा में काम करें, साथ साथ काम के साथ उनको साबुन भी दे दें, मास्क भी दे दें। साबुन जो है अपना हाथ धो लो भाई, हाथ धोने के लिए पैडल, फुट पैडल का पंप बना दें, वहाँ पर लगा दें। ये भी काम कौशल का यही लोग कर लेंगे, हमारे जो मजदूर लोग हैं उनको मालूम है कैसे बनाना है, ताकि बिना हाथ लगाए पानी भी आ जाए हाथ में, साबुन भी आ जाए। ये बात काफ़ी समय से कह रहा हूँ, लेकिन आप देखिए इस समय मौका है तो सरकार मान जाए शायद कि हर मजदूर को साबुन मिलना चाहिए, हर मजदूर को साबुन मिलना चाहिए। हम ये नहीं मान सकते कि हर एक के पास साबुन होता है, नहीं होता है। और कोविड को रोकने के लिए इससे अच्छा और कारगर उपाय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो गुण है साबुन के अंदर, वो उसकी जो लेयर होती है, लिपिड लेयर जो होती है, उसको खत्म कर देती है। उसको मारने का सस्ता और टिकाऊ सबसे अच्छा तरीका जो है 20 सेकंड के अंदर तो साबुन उसको मार देता है। तो हम अगर हाथ धोएंगे साबुन से तो निश्चय ही उन मजदूरों को कोविड से बचने का भी मौका मिलेगा। और जो हमारी जो मास्क बनाने की बात है, तो मास्क बनवाएं बहनों से, बहुत सी बहनों ने बनाए भी हैं, 2-2.5 करोड़ मास्क जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बनाए हैं, लेकिन और ज़्यादा बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी हम उनके साथ में बनवाएंगे। तो इस कार्यक्रम को एक नया रूप देने की आवश्यकता है, इस नरेगा को एक नया, मनरेगा को एक नया रूप देने की आवश्यकता है। आपने सोशल एंटरप्रेन्योर, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, आपने बात की कि किस तरह हम ट्रेडिशनल विजडम है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसमें कई ब्लॉकेजेस भी होते हैं, कई तरीके से उनको इसमें नए अवसर ढूंढने की भी जरूरत होती है, थोड़े कुछ एक्सपेंशन की भी जरूरत है, उसमें सोच में बदलाव की भी जरूरत है। तो आप इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बड़ा रोल देखते हैं? देखिए ऐसा है, सरकार के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन एक अच्छी बात मैं बताऊं कि अब की बार गेहूं की जब फसल कट के आई और आ रही है काफ़ी कुछ जगहों पर, तो सरकार ने प्रोक्योरमेंट में पिछले सालों से, पंजाब में भी हुआ ये काम, वेस्टर्न यूपी में भी हुआ, अप्रत्याशित रूप से उन्होंने वो प्रोक्योरमेंट कर लिया। अब उसको बस और जगह स्टोर करना है, क्योंकि उनके पास उतनी जगह नहीं है स्टोर करने के लिए। सरकार अगर ठान लेगी इस बात को कि भाई हमें सीमेंट भिजवाना है, हमें बाकी साधन भिजवाने हैं, जो फैब्रिकेशन में, जो ओवरहेड टैंक के लिए, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, जिन चीज़ों की हमें पाइप की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस की भी मदद ली जाएगी, और बाकी जो हमारी सेवाएं हैं उनको भी मदद ली जाए। सप्लाई चेन थोड़ी डिस्टर्ब तो हुई हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो, हमारा देश में रेजिलियंस बहुत है। देखिए आप समझिए बात को, ये देश बहुत जल्दी जागता है, और ये देश बहुत जल्दी जागेगा, ये मेरा विश्वास है कि ये दिक्कतें जो हैं शायद 15 दिन के अंदर हम लोग हल कर लेंगे जब भी ये शुरुआत होगी। लेकिन ये काम जो है अब की बार हमें, बारिश क्योंकि कम होने वाली है, काम हमें ज़्यादा दिन तक चलाना पड़ेगा। हमें एक काम की परिभाषा बदलनी पड़ेगी, और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इस साल बारिश की एक बूंद भी ऐसी ना हो जो बह जाए, उसको हमें जहाँ पर गिर रही है वहीं रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आज हम कोशिश करें कि 100 पहली बार होगा ये। देखिए पिछले 5-10 साल से कभी भी 50 दिन से ज़्यादा रोजगार नहीं मिला। इस साल हम ठान लें 100 नहीं 150 दिन का रोजगार दें, और रोजगार को अलग अलग रूप से दें। पहल भी है कि हम 50 दिन का हम देंगे, 100 दिन का केंद्र सरकार दें। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि बाकी राज्य भी अगर ये ठान लें तो एक बहुत बड़ी तकलीफ से 1.5 महीने से हमारे मजदूर जो शहरों में थे वो तो बहुत तकलीफ में है। मैं मिल के आ रहा हूँ उनसे, आज बहुत तकलीफ में है बेचारे। अपना देखिए, जब कमाते थे तो कुछ पैसा बचा कर घर भेजते थे, अब वो कमाई बंद हो गई। खाली खाने से तो काम नहीं चलता ना, खाना भी एक टाइम मिल पाता है उनको कई बार। तो वो जो कमाई जो भेज रहे थे गांव में, वो गांव में कैसे काम चलेगा उनका, उनके बच्चों का, उनके दादा का, उनके माता पिता का। तो हमें ये सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि साहूकार की चपेट में आ गए सारे मजदूरों के माता पिता और पत्नी और बच्चे। तो अगले 5 साल की जो उसकी बचत होगी वो साहूकारों की जेब में चली जाएगी। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि एक काम और भी करें कि नाबार्ड की मदद से, बैंक्स की मदद से, जिन्होंने कर्जे लिए भी हैं साहूकारों से, उन कर्जों को बिना ब्याज की दर पर भुगताने की व्यवस्था करें। और आप सरकार बैंक से कर्जा दे दें उनको कंजम्पशन लोन के लिए, क्योंकि 2 महीने के अंदर एक गरीब के लिए बिना कमाई के जिंदा रहना, बिना कर्जे के असंभव है।
1000 रुपए से खर्चा नहीं चलता एक आदमी का। देखिए आप समझिए बात को, आपने 1000 रुपए तो दिए ना, 500-500 करके, 1000 रुपए से खर्चा नहीं चल सकता है। तो एक बहुत बड़ी चिंता मुझे है कि बहुत सारे परिवार साहूकारों की चपेट में आ गए होंगे, मनी लेंडर्स की चपेट में आ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने घर चलाया अपना। सरकार अगर सही समय पर नहीं कदम लेगी और बैंकों को निर्देश देगा, बैंक ने आज 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स को जिंदा रखने के लिए दिया है, 50,000 करोड़ दिया है, 10,000 करोड़ में नहीं दे सकती है लोगों को कर्जा देने के लिए? कैसी बात करते हैं, क्यों नहीं दे सकते? तो कोई भी मजदूर साहूकार के कर्ज के नीचे ना आ जाए, वरना तो उसकी अगले 5 साल की सारी कमाई गई। ब्याज के रूप में असल जब होगा पूरा होगा, उसके बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी त्रासदी होगी। तो जितना नुकसान हुआ नहीं उससे ज्यादा होगा। तो मैं समझता हूं कि काम और काम के साथ साथ कर्ज, और कर्ज सरकारी संस्थानों से, ताकि वो कर्ज पर वो साहूकारों की पकड़ से बाहर आए। हम सबको इन सब समस्याओं के बारे में सोचकर एक विस्तृत योजना बनानी पड़ेगी, और क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से योजना बनानी पड़ेगी, और क्षेत्रीय साधन जो अनुपयोगी रह गए हैं उनको उपयोग में लाने की योजना भी बनानी पड़ेगी। तो उनके ऊपर ही उद्यम लगेंगे। जी, जिस तरह आपने बताया कि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारे रूरल है इकोनॉमी में जो वर्कर्स हैं वो साहूकारों की चपेट में ना जाए, इसका सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखे। और साथ ही यहाँ पर ये भी चर्चा हमें करनी चाहिए कि मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी पर डे मिलती है। आपने जिस तरह कहा कि 125 रुपए से लेके हरियाणा में सबसे ज्यादा 304 रुपए मिलेगा, इसी तरह यूपी में या बिहार में अलग अलग है। उसमें से अगर 50 दिन का एवरेज काम मिल रहा है तो आप देख लीजिए कि साल में कितना उनको पैसा मिल रहा होगा, वो क्या उनके पूरे साल की से 2,000 रुपया मिलता है। हाँ, तो उससे कुछ नहीं होता है। 50 को आप 5,000 और अगर 12 से डिवाइड करेंगे 12 महीने के अंदर, तो हर औसतन आमदनी जो महीने की आएगी वो 2,500 से ज़्यादा नहीं आ सकती है किसी भी कीमत में। बहुत अगर अच्छा मान लेंगे तो भी उससे कुछ होता नहीं, गरीबी दूर होने की कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किसानों को जोड़ दिया जाएगा तो यही पैसा काफ़ी आगे ज़्यादा काम पैदा कर पाएगा। अगर प्राइवेट लैंड पे भी हम काम करवाएं किसान इन मजदूरों से, तो एक जो डायनेमिक्स पैदा हो गई है कि जो बड़े किसान हैं या किसान साहब बड़े अच्छे कम संपन्न किसान हैं, वो इस योजना से नाखुश रहते हैं कई बार कि उनको ज़्यादा रोजगार देना पड़ता है। अब वो कहेंगे कि नहीं, हम जितना रोजगार देते हैं उतना देंगे, बाकी रोजगार आप दे दो और इन मजदूरों को हमारे खेत पे काम करने दो, हमारे खेत की बूंद को बंड को बनाने दो, उसको तालाब बनाने दो। लेकिन उससे कोशिश हम ये करें कि भैया पानी को बचाने का पहला काम करो, और कोई काम बाद में करना। पहले खेत पे तालाबड़ी बनाओ, चेक डैम बनाओ, ड्रेनेज चैनल को साफ करो, इरिगेशन चैनल को साफ करो, ताकि पानी की जरूरत जो है, पानी का इस्तेमाल सही तरीके से हो। अगर ऐसा हो जाता है तो ये देखिए, इसको प्राइवेट और पब्लिक से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि पब्लिक लैंड पर ही हम करेंगे। क्यों करेंगे पब्लिक लैंड पर? प्राइवेट लैंड भी तो किसान हमारे देश की है, हम किसान भी तो हमारे लिए काम कर रहा है। ये अगर उसकी फसल ज़्यादा होगी, मैंने उस बात को दोहरा रहा हूँ, अच्छी पैदावार होगी तो उसका रोजगार वो 6 महीने तक देगा ना। उस रोजगार को 2 फसल लेगा तो रोजगार मिल गया ना मजदूर को ज़्यादा। तो अगर हम रोजगार का जो समय है तो हमें उसमें जो मजदूरों की पूरे देश में दिक्कत सामने आ रही है, उसमें ये समाधान हो सकता है। बहुत सारे काम होते हैं, कटाई है, बुवाई है, इसके अलावा जो फसल है हमने बात की प्रोसेसिंग है, स्टोर करना है, हमने प्रोसेसिंग की बात की। प्रोसेसिंग के लिए भी हमें कब जरूरत पड़ेगी, अच्छे स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें औद्योगिकरण, विकेंद्रीकृत विकास, क्योंकि कोविड के बाद में दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी है। हमें ये भी मान लेना चाहिए कि प्रकृति का जो अच्छा रूप हमें दिखा बहुत कम समय में, दिन में लोगों ने साफ आसमान देखा, चिड़ियों की आवाज़ सुनी दोपहर के अंदर, नदियाँ साफ हो गई। तो एक बारी ऐसी एक जो युवा पीढ़ी है उसने तो पहली बार देखा होगा ना ऐसा। उसको कहाँ, शहरों के लोगों को कहाँ पता था कि आसमान साफ होता है। तो यानी कि प्रकृति के प्रति उनका रुझान थोड़ा समाज का बढ़ेगा। तो प्रकृति की रक्षा सबसे ज़्यादा तो हमें गाँव में करनी है, किसानों के पास करनी, वहीं पर तो प्रकृति बची हुई है। उसके लिए काम जो करना है, जैविक विविधता को बचाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए, उसके लिए जो व्यवस्था करनी है, इन सब काम के लिए हमें नरेगा का स्वरूप बदलना है। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को भी इसमें लाना चाहिए, CSR के फंड्स भी इसमें आए, ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाँ, अगर कोई कंपनी चलाना चाहे रोजगार का काम, उसको चलाने दीजिए ना, मौका दीजिए ना उनको भी। कौन सरकारी की चलाएंगे? एक नया ऑर्डर आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए इस बारे में कि अब की बार वो प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाएं इस काम को कराने के लिए। खास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, खास तौर से ऐसे काम जहाँ उद्योगीकरण करना है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर के जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, वो लोग आएंगे, वो काम को सुपरवाइज करेंगे, वो अच्छी मशीन बनवाएंगे। तो
तो कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात हो जाएगी। दक्षिण कोरिया ने और बाकी जो ईस्टर्न एशिया के जो 2 देश हैं, उन लोगों ने विकेंद्रीकृत औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ाया था। आज उनके पास उतने पीएचडी नहीं है, लेकिन उनके पास पढ़े लिखे लोग, गांव के पढ़े लिखे लोग सभी गांव में हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे उद्योग लगाकर देश को आगे बढ़ाया। हमें भी उस दिशा में जाना पड़ेगा और ये काम अब देरी नहीं हो सकती। इस काम के अंदर नरेगा को उद्योगीकरण का रास्ता प्रशस्त करना है। देश में नरेगा की जरूरत ना पड़े, यह सोचकर हमें योजना बनानी है और कलाएं और संस्कृति जो हैं उनको बचाने के लिए उसको भी काम में शामिल करना है। उन लोगों की, बड़े बुजुर्गों के पास जो अनुभव है, उनके पास जो कथाएं हैं, कहानी हैं, लोकगीत हैं, उनको भी रिकॉर्ड करना है आने वाली पीढ़ी के लिए। आप सोचो तो सही कितना बड़ा काम होगा। कल्चरल हेरिटेज इस देश का अगर रिकॉर्ड हो गया, कितना बड़ा काम होगा। आप सोचिए, करोड़ों लोगों का ज्ञान अगर हमने डाल दिया, ऐसा किसी देश ने इतिहास में कभी किया नहीं है, किसी देश में हुआ नहीं है ये काम। भारत होगा जो पहला काम, पहली बार ये काम करेगा। तो भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाएगा, बढ़ाएगा। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग वर्गों के लोगों का ज्ञान आएगा। तब तो देखेंगे, अरे वहाँ भी ऐसी बात है, हमारे यहाँ भी ऐसी बात होती थी। एक दूसरे से तुलना करेंगे तो उनको दिखेगा कि यार देश को इतनी ज़्यादा भी विभिन्नता नहीं है हमारे अंदर। कई बातों में हम एक जैसे सोचते हैं। जब बस्तर में गया, मैं आखिर का एक उदाहरण देता हूँ। तो बस्तर में शोध यात्रा थी हमारी नारायणपुर में, तो वहाँ पे और ये घोड़चिरौली में भी देखा हमने पिछले साल कि वहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई थी। तो वहाँ तो कोई ईसाई भी नहीं, कोई मुसलमान भी नहीं। तो हमने आदिवासियों से पूछा, भाई ये कब्रें क्या मतलब है? बोले सर ऐसा है कि जब कोई रोगी व्यक्ति मरता है तो उसको हम जलाते हैं, और कोई स्वस्थ व्यक्ति मरता है तो उसको दफनाते हैं। अब आप सोचिए, ना तो हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है। एक आदिवासी हमें ज्ञान दे रहा है कि भाई रोगी व्यक्ति है उसको जला दो, स्वस्थ व्यक्ति है वैसे अपनी उम्र की वजह से मरा है किसी कारण से, उसको दफना दो। तो ये जब चीज़ें समाज को पता चलेगी इस ज्ञान के इकट्ठा करने से, तो हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो भावना है, हम मजदूर की जो ज्ञान संपन्नता है, गरीब की जो ज्ञान संपन्नता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो शायद हम उनके लिए और अधिक संवेदना के साथ अपनी योजनाएं बनाएंगे और काम करेंगे उनके साथ। संवेदना का थोड़ा सा अभाव है जी। बार बार ये सवाल आता है कि सरकारी योजनाओं में जितना खर्च होता है उसके समानुपात में नौकरियां, उसके प्रोपोर्शन में नौकरियां क्यों नहीं पैदा होती? जितना हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं, उसके ही उतनी ही प्रोपोर्शन में नौकरियां भी पैदा होनी चाहिए। हम इतने प्रोजेक्ट्स हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर हम करोड़ों खर्च कर रहे हैं। अभी भी वो योजनाएं सेंट्रल दिल्ली में या अलग अलग तरीके से कार्यान्वित होने के लिए तैयार हो रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हो रही हैं। हम रूरल इकोनॉमी में क्यों नहीं उतना फोकस करते, जिससे कि जो बेरोजगारी की समस्या, जो एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है इस समय भी, और कोविड से पहले भी थी और इसके बाद और बढ़ने वाली है पोस्ट सिनेरियो में जो जिस तरह के हालात देख रहे हैं। तो रूरल इकोनॉमी में एक अवसर है, एक मौका है कि आप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाइए। जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है उसके थ्रू आप रोजगार के अवसर पैदा करिए, आप तकनीक से जोड़िए जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, आर्ट है, कल्चर है। जिस तरह आपने कहा कि वैल्यू एडिशन करिए, वहां पर जो भी प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं वहीं पर ही उसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और तो इन सब तरीकों से जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, जो हमारे वर्कर्स जो है, उनके बीच में जो डिस्ट्रेस है वो एक अवसर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आप उसे ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में। और आपने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर में बहुत सारे काम है जिसमें पानी को पर आपने महत्व दिया कि पानी के संरक्षण को देखा जाए, वो किस तरह से खेतों में जा रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। तो हमें हमारे वर्कर जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी भी विजडम है, वहां उसका उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान के सीकर में एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मिला कि जिस तरह वो क्वारंटाइन में जो लोग थे, वर्कर्स थे, उन्होंने पूरे स्कूल को पेंट कर डाला। इसी तरह नैनीताल के गांव में सड़क बना डाली, वहां के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभा सकता है। स्कूल बनाने का काम भी हो सकता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को भी बढ़ावा मिल सकता है इस दौरान। तो ऐसे कौन कौन से और काम है जिससे गांवों को स्वावलंबी, समृद्ध, आत्मनिर्भर बनाने का काम हो सकता है? इसमें हमें जो हमारे इनोवेटर्स हैं, जैसे सीकर की बात की, सीकर में सुंदर राम जी हैं जो 1 लीटर पानी पौधे को एक बार देते हैं। सिर्फ 1 लीटर पानी एक पौधे को एक बार पूरे जीवन में उसके, और वो जिंदा रहता है रेगिस्तान के इलाके में। उनका सर्वाइवल रेट 80%, 85% है। बाकी जो हम बारिश में पौधे लगाते हैं उसका 30%, 65% होता है। 1 लीटर पानी। सुंदर राम जी को बोलेंगे आप लगवाइए, आप सिखाइए,
धर्मवीर है, रिक्शा चलाता था, अभी यमुनानगर में उसने फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई है, बहुत सारी मशीनें बनाई हैं, 7-8 चीजें। उसने नदियों, झील को, तालाब होते हैं गांव के, उनको साफ करने की मशीन बना दी। उसने सड़कों को साफ करने की मशीन बना दी, गांव के रास्तों को साफ करने की मशीन बना दी, झाड़ू लगा दिया 4-5 मोटर के साथ में, बहुत सारे काम किए। तो उसको कहे ना भाई तू एक जिला ले ले, एक जिले के अंदर तू सिखा ये मशीनों को बनाने का काम, वही एम्प्लॉयमेंट का काम चलेगा, तू चला एम्प्लॉयमेंट का काम। वो तो रिक्शा वाला था, आज उसके पास 2-2 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं, रिक्शा चलाता दिल्ली के अंदर। तो मतलब उसने मजदूरी की है और जानता है मजदूरी क्या होती है। तो वो मजदूर को मजदूर की भाषा में समझा सकता है, सिखा सकता है, और जिस रास्ते से वो चल के करोड़पति बनाए उस रास्ते के सपने तो दिखा ही सकता है कम से कम उनको। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो इनोवेटर्स हैं, हैदराबाद में है जिसने बहुत अच्छा झीलों को जो वहाँ पर एक्वेटिक वीड होते हैं, वाटर हाइसेंथ है, इन सबको दूर करने की उसने मशीन बनाई है। कीनिया तक उसकी मशीन गई है, ब्रिगेडियर गणेशम ने वहाँ पर सिखाया है। ऐसे हमारे जो बहुत सारे साथी हैं, कमलजीत ने अभी मुझे बताया कि गांव के शहर के लोग क्या कर रहे हैं, अब सीधा माल बेचेंगे गांव के लोग शहरों में जाकर। तो हमारे पास डेटाबेस है जिसको हम पूरा बांटने को तैयार है लोगों के साथ में, मुफ्त रूप में, कोई पैसा नहीं देना है, आप इस्तेमाल करो ना इस ज्ञान कोश को जो हमारे पास है, सच्ची और ज्ञान के पास है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो हम कोशिश करें कि जहाँ जहाँ पर मजदूर अभी अटके हुए हैं, जहाँ उनको खाना खिला रहे हैं, हम खाने के बदले उनका ज्ञान भी हम अंकित करें अन्नपूर्णा के अंदर, जैसे हमारे एक योजना, क्योंकि ये ज्ञान अगर उनका हम लिख लेंगे तो जब वो वापस जाएंगे तो उनका स्वाभिमान बढ़ जाएगा। हम देकर आए हैं कुछ, हम खाली लेकर नहीं आए हैं। जब स्वाभिमान बढ़ता है तो स्वावलंबन की तरफ मेरे कदम उठते हैं। स्वाभिमान से स्वावलंबन को जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए काम के बदले अनाज तो चला इतने साल, अब अनाज के बदले ज्ञान, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, उनसे लिखेंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो लगे, वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। जो भी गांव में उत्पादन है वो कच्चा वापस ना आए, कच्चे माल के रूप में ना आए, उसमें कुछ मूल्य वृद्धि हो। अब आप देखिए, बाहर जाते हैं आप दूसरे देशों में, वहाँ सलाद जो है ना कटा हुआ, अपना शहरों के अंदर सलाद बार होती है, वहाँ रखा होता है। अब गांव की बहनें सलाद नहीं बना सकती आपके लिए, बड़े आराम से बना देंगी। हमें सप्लाई चेन बनानी है, आपने आप 50 लोगों ने आपकी सोसाइटी में बोला भाई हमें ऐसा सलाद चाहिए, हमें ऐसा सलाद चाहिए, आपके 10-5 मेनू आ गए, आपने ऑर्डर किया, शाम को आपके घर में सलाद पहुंच गया या सुबह आपके घर में सलाद पहुंच गया। तो बहनें काम करेंगी। सिर्फ सलाद बनाने से वैल्यू बढ़ गई उसकी। अगर वो आपने ककड़ी और टमाटर और वो सब चीज़ें खरीदी होती कच्चे माल के रूप में, तो आप उनको 1/4 या 1/5वां हिस्सा देते। सिर्फ काटने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो मतलब थोड़ा सा हमें मूल्य वृद्धि बढ़ानी है। महिलाओं को, दादाओं को, दादियों को, बड़ों को, छोटों, सबको काम देना है, ताकि इस काम से प्रकृति का भी संरक्षण हो, संस्कृति का भी संरक्षण हो, और स्वाभिमान भी बढ़े, और स्वाभिमान से स्वावलंबन पैदा हो। तो जिस तरह आपने बहुत सारे सुझाव दिए, उम्मीद है इस पर सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करे और हमारे गांव में रोजगार बढ़े। जिस तरह आपने बताया कि किस तरह 1 लीटर पानी सिर्फ एक पौधे को दिया जाता है और उसके 85% सर्वाइवल के चांस है, और बाकी पौधों के मुकाबले जिन्हें पूरे साल पानी मिलता है उसके मुकाबले वो ज्यादा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को हमें आगे लाने की जरूरत है। आपने बताया कि ग्रास रूट इनोवेशंस बहुत सारी, उसका भंडार है आपके पास, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है रोजगार को बढ़ाने में, हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में। और जिस तरह पेड़ लगाने की बात है, या ग्रामीण इलाकों में जो हमारी पैदावार हो रही है उसको वैल्यू एडिशन करने की बात है, रूरल इलाकों में जो छोटे उद्योग लगाने की बात है, और शहरों तक गांव की कला और संस्कृति को पहुंचाने की बात है। आपने बताया कुरियर कंपनी वो सब लेकर जाएगी। और काफी इसमें जब चर्चा हुई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए रेलवे को क्यों ना जोड़ा जाए, तब हमें राजस्थानी खाना मिले और साउथ का भी खाना मिले और गुजराती खाना भी मिले, हमारी बहनों को बहुत रोजगार मिलेगा। और इस दिशा में आपको क्या लगता है कि किस तरह से मंत्रालय आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, रेल मंत्रालय हो या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो? पूरी सहमत हूँ कि ये देखिए, ऐसा होता है जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं पूरी तरह सफल तो नहीं होता। हम ये मान के चलेंगे कि जब नया काम करेंगे कहीं सफलता मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। मतलब हमारे अंदर जज्बा जो है थोड़ा सा असफल होने का भी पैदा करना पड़ेगा। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, हम जोखिम नहीं लेंगे, तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हम अभी से पहले बात कर लेंगे, कहीं कहीं असफल होंगे। और जो संचार माध्यम है और आप जैसे लोग हैं, उनकी भी एक भूमिका है कि जब कोई नया काम शुरू हो तो उसको प्रोत्साहन दें, छोटी छोटी कमियां ना निकालें उसके अंदर। क्योंकि अगर हम शुरू से ही ज्यादा ध्यान रखेंगे उसके अंदर कोई भी काम गलत नहीं होगा, तो फिर वो काम आगे नहीं बढ़ेगा नहीं। फिर सबसे अच्छा तरीका है गलती ना करने का, काम ही मत करो ऐसा।
जब नया काम करोगे तो भी गलतियां होंगी। तो मुझे मीडिया का काम सिर्फ थोड़ा संचार माध्यमों को समाधान ढूंढना भी है। आप जैसे लोग जो थोड़ा संवेदनशील बनना पड़ेगा, ताकि जहां जहां जिला अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, गांव के अधिकारी नया प्रयोग कर रहे हैं, उनको संवेदना के साथ देखें, सहानुभूति के साथ देखें, उनको प्रोत्साहन दें, एक दूसरे के बारे में बताएं, उनको उनकी अच्छी बातों को आगे बढ़ाएं, तो बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, बाकी कोई और सम्मान मिले ना मिले, लेकिन जब समाज, आसपास का समाज तारीफ करता है किसी की, मैंने आपको कुछ लोगों के उदाहरण दिए, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, अगली बार जब चर्चा करेंगे तो पूरे देश के अंदर जो अनौपचारिक क्षेत्र है उसमें हम कैसे रोजगार पैदा करें, किस तरीके से हम शहरों के अंदर भी एक नई तरीके की क्रांति पैदा करें, जिससे कि लोग जो काम, अब देखिए अगली बार चर्चा करेंगे कि बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, मेरी पत्नी को जरूरत पड़ती थी सहायिका की, तो वो सहायिका चाहिए उनको पूरे समय के लिए। अभी ऐसे ट्रेन कहाँ, कौन सा कॉलेज है जो वृद्धों के लिए सहायिकाओं या सहायक के लिए ट्रेनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तो फिर वो लोगों को हमें थोड़ी सी दवाई देने का भी अनुभव होना चाहिए, कैसे देखभाल करनी उसका होना चाहिए। तो मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा कि हमें बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं, बहुत सारे विचार अगली बार चर्चा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो अंत में आपसे संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे, जिस तरह हमने मनरेगा पर चर्चा की कि किस तरह उसमें जो मजदूरी दी जाती है पर डे, उसको बढ़ाने की जरूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या रोल निभा सकता है इसमें, और मनरेगा के दिन जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। किस तरह उसमें सिर्फ आप एक उसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करिए, ताकि सिर्फ कुछ कामों तक सीमित नहीं रहे, उसके काम और भी उसके एक्सपेंशन की तरफ ध्यान दिया जाए। तो संक्षिप्त में आपसे मैं कहूंगी कि इस जो परिचर्चा थी उसको आप अगर समाप्त करें। बस मैं इतना ही कहूंगा कि गरीब जो है, जो पैसे से गरीब है, वो दिमाग से गरीब नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि जो कौशल संपन्न लोग जा रहे हैं अब की बार गाँव में वापस, उद्योगों के अनुभव के साथ, उनके अनुभव का इस्तेमाल करना है इस बार। वी हैव टू लीवरेज उनकी नॉलेज को, उसको इस्तेमाल करके नए नए उद्योग लगवाने हैं, नए नए यंत्र बनवाने हैं, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का एक रिकॉर्ड विश्व का रिकॉर्ड बनाना है। कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं होगी, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा इस देश के अंदर जिसकी छत पर जो बारिश गिरेगी उसको पानी को नीचे की टंकी में नहीं इकट्ठा किया जाएगा। ऐसा अगर हम संकल्प ले लेंगे तो हमारे जो स्वच्छता का मिशन है उसको भी ताकत मिल जाएगी, पीने की पानी की दिक्कत भी हल हो जाएगी, औरतों को बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा पानी लाने के लिए, और देश के अंदर एक क्रांति आएगी इससे कि हम सब स्वच्छता और साथ ही साथ निर्मलता की तरफ एक जल शक्ति मिशन, जिसको सरकार ने एक नया नाम दिया है, जिसके आधार पे उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें पारंपरिक ज्ञान को विकास का आधार बनाना चाहिए। बहुत सारे समाज बहुत समय तक स्वस्थ रहा है, सुखी रहा है, उसकी कमियों के बावजूद। उस सुख को, उसके संपन्नता को अगर हम आधार बनाएं भविष्य के लिए, नई नई तरह के उद्यम, नए नए तरह के प्रोडक्ट, चाहे वो खाने के हों, कारीगर, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण लिया, जो बुनकर लोग हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं, वो अगर उनका बाजार, उनकी कलाओं को हम अच्छी तरह से सबके सामने ला पाएंगे तो इंटरनेट इकोनॉमी में उनकी भी मांग बढ़ेगी। गांव में लगेंगे उद्यम, और वहां से आपने जो चीज़ अदरक की बात की थी, वो तो गांव में होता है वो काम, थोड़ा बहुत शहरों में होता है, वरना गांव में होता है, तो वहां से गांव से आपने मंगवा लिया। तो इस तरह का जो काम है, इसको आगे मौका मिले। इंटरनेट इकोनॉमी ग्रामीण उद्यमों को सक्षम बनाने में लग जाए, बजाय इसके कि हम सिर्फ डाउनलोड करते रहें, अपलोड ना करें। हमें डाउनलोड टू अपलोड रेशो जो है अपने देश का, उसको बदलना है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की व्यंजन, यहाँ की कलाएं, यहाँ के कौशल, उसको अपलोड करना है। और जो डाउनलोड है पश्चिमी, जो पूरी हम ज्ञान, पूरा संगीत, पूरा फिल्म, पूरा साहित्य, सब कुछ हम उसका लिए जा रहे हैं, अपना साहित्य, अपना गुण, अपने कौशल नहीं बता पा रहे हैं। तो डाउनलोड टू अपलोड रेशो अगर हम बदल देंगे तो ये देश एक नई दिशा में, एक नए साहस के साथ, एक नए स्वाभिमान के साथ स्वावलंबन की तरफ बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनिल गुप्ता, हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। और जिस तरह आपने कहा कि मीडिया को भी संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है, अगर कुछ नए प्रयास होते हैं सरकार की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, तो उनमें भी हो सकता है वो सफल हो सकता है कुछ परसेंटेज ना भी रहे। तो जाहिर तौर पर, और इस बात को हम भी मानते हैं कि मीडिया सिर्फ सवाल ही नहीं उठाता, एडमिनिस्ट्रेशन की जो काम है या जो सरकार के काम है उस पर सवाल ही नहीं उठाता, क्योंकि पब्लिक टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो जाहिर तौर पर आम लोगों तक उसको ले जाने की जरूरत है कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन साथ ही
आप जैसे लोगों के थ्रू, जिनके पास, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसके पास समाधान मौजूद है कि ये काम ऐसे नहीं, इसको ऐसे भी होना की संभावना है, ऐसे हो सकता है, ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचेगा, तो वो सॉल्यूशन की जो बात आती है, समाधान, वो भी हम कोशिश करते हैं अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक ले जाने में, सरकार तक ले जाने में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाने में। और जो जो लोग इस काम में इन्वॉल्व है, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो, तो सब मिलकर जो हमारे समाज है उसके विकास की ओर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने हमें दी, ग्रास रूट इनोवेशन से लेकर रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने तक, और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जैसी बातें आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।